आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। प्रियंक खरगे ने एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया है जो शायद सालों पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कैसे को इस तरह से कहा जाए। आरएसएस जो कि 100 साल पुरानी अब ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, उसको लेकर पहली बार किसी ने इस तरह के सवाल पूछे हैं। सवाल पूछे गए हैं, आप ये बताइए कि आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये पूछा गया है कि आप बताइए कि आपकी फंडिंग डोनेशन कैसे होती है, कहाँ से होती है, कहाँ से आपके पास पैसे आए हैं। ऑफिस बेयरर जो हैं वो आपके, उनका आप पूरा ब्यौरा दीजिए। ये शुरुआत कर्नाटका से की गई है, प्रियंक खरगे ने की है, लगातार आप इसको देख रहे हैं। प्रियंक खरगे ने यह भी कहा है कि 80 लाख के करीब लोग हैं आरएसएस से जुड़े हुए जो उनके स्टेट में हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 4000 की शाखाएं जो हैं वो हर रोज लगती हैं कर्नाटका में। मैं यहाँ का होम मिनिस्टर हूँ, अगर मैं जवाब नहीं मांगूंगा तो कौन जवाब मांगेगा। उन्होंने ये कहा है कि हिसाब तो देना ही होगा, कागज तो दिखाने ही होंगे और आपको क्लैरिफिकेशन भी कंप्लीटली देना होगा। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं माफी मांग लूंगा, नहीं तो आरएसएस को माफी मांगनी होगी, ये प्रियंक खरगे ने कहा है। जैसे ही प्रियंक खरगे का ये बयान आया, आपने मोहन भागवत का बयान देखा। उन्होंने कहा कि ऐसे तो हिंदू धर्म का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो हिंदू धर्म और आरएसएस को पैरेलल खड़े कर रहे हैं या उसका पर्याय उसको बना रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के एक सांसद हैं, उन्होंने बहुत ही अपमानजनक जातिवाद टिप्पणी जो है वो की है प्रियंक खरगे पर कि एक दलित होकर कैसे वो ये सवाल पूछ सकते हैं। प्रियंक खरगे फिर से बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राम के नाम पर पलने वालों का हिसाब होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से चंदे की चोरी की गई राम मंदिर में, डोनेशन जिस तरह से लगातार वहां पर चोरी की गई, जिसको सारी अब पूरे देश को पता है, और राम के नाम पर सियासत करने वाले, राम के नाम पर पलने वाले लोग जो हैं उनको हिसाब देना होगा। आरएसएस का दोगला चरित्र आप ये देखिए कि राम मंदिर में जिस तरह की लूट हुई है उसको लेकर तो एक शब्द उनकी तरफ से नहीं कहा गया है, बल्कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं, ये खबरें हैं कि उनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है आरएसएस की तरफ से। लेकिन प्रियंक खरगे का एक जायज सवाल, संवैधानिक जो सवाल है, उस पर किस तरह का बवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है, वो सब भी हम देख रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये इतिहास में का सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस ने पूछ डाला है? क्या कांग्रेस ने ये जो कदम उठाया है, ये नई कांग्रेस क्या हम देख रहे हैं जो सबके बराबरी की जो बात करती है? क्या अब जो एक सांस में बीजेपी और आरएसएस की बात करते हैं राहुल गांधी, क्या अब वो आरएसएस को सीधे हेड ऑन लेने की पूरी तैयारी वो कर रहे हैं? और कर्नाटका से हुई शुरुआत के दूसरे राज्यों में भी हमें देखने के लिए मिलेगी? और क्या दूसरी जो हिंदुत्ववादी संगठन है, क्या उस पर भी हम बैन या उनके से भी जुड़े इस तरह के सवाल हम सुनेंगे कांग्रेस के जरिए? मेरे साथ बहुत अहम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, देश के जाने माने पत्रकार, जिनसे 40 साल से भी ज्यादा का जिनका पत्रकारिता का अनुभव है। उन्होंने आरएसएस का उबाल देखा है, राम मंदिर का जिस तरह से बाबरी मस्जिद शहीद हुई, वो सबको उन्होंने खुद रिपोर्ट किया है। और अब जो चरम पर है, सबसे ताकतवर है आरएसएस, उसको भी वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। उर्मिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया। उर्मिलेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि क्या ये कहें कांग्रेस के लिए कि मेहरबान बहुत देर कर दी आते आते, या फिर ऐसे वक्त में जब हिंदुत्ववादी सबसे ताकतवर नजर आ रहे हैं, जब आरएसएस सबसे ताकतवर नजर आ रही है, जब बीजेपी पिछले 12 साल से सत्ता में है, ज्यादातर राज्यों में है, क्या कांग्रेस का या प्रियंक खरगे का या आप एक हिम्मत भरा कदम क्या इसको मानेंगे कि उन्होंने बहुत तगड़ा वार किया है और ऐसे जगह पर किया है जो बहुत चुभ रहा है और तकलीफ दे रहा है आरएसएस को? देखिए, जो लोग भी आरएसएस या कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं, जो ना आरएसएस के साथ हैं ना कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन जो लोग संवैधानिकता में यकीन करते हैं और राजकाज के तौर तरीकों में जिनको यकीन है, न सिर्फ भारत के बारे में बल्कि दुनिया की हर डेमोक्रेसी में जो होता है, जो एक तौर तरीका है, जिनके बारे में जानकारी जिन लोगों को है, वे सभी ये बात मानेंगे कि ये बड़ा वाजिब सवाल खड़ा किया है प्रियंक खड़गे ने। लेकिन एक सवाल जरूर आपने उठा दिया, और मैं अगर उसको एक वाकई क्वेश्चन के रूप में, क्योंकि आपने तो केवल कमेंट किया, लेकिन मैं एक सवाल के रूप में उसको रखूं तो ये नाजायज नहीं होगा कि प्रियंक ने जो सवाल उठाया है, प्रियंक खड़गे ने,
वो सवाल कभी कांग्रेस ने उठाया क्यों नहीं? आजादी के पहले से और आजादी के बाद ये सवाल कभी नहीं उठा। बैन जरूर हुआ था आरएसएस, एक बार नहीं 3 बार, लेकिन आम लोगों में, सेमिनार में, सिम्पोजियम में, कॉन्फ्रेंसेस में, आपसी गपशप में लोग जो है पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी किस्म के लोग, लेखक, पत्रकार भी कई जगह ये जरूर कहते थे कि भाई देश का सबसे बड़ा एनजीओ है, और स्वयं आरएसएस वाले कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। वो एनजीओ तो रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये एनजीओ कैसा है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है? ये सब लोग कहते थे, पूछते थे सवाल। लेकिन आरएसएस के बारे में ये सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए या सत्ता से बाहर जब थी तब कभी उठाया नहीं, बैन करने के बावजूद। पहला बैन तब हुआ जब महात्मा गांधी की नृशंस हत्या हुई थी। दूसरा बैन तब हुआ जब इमरजेंसी लागू हुई, और तीसरा जो बैन हुआ वो बाबरी मस्जिद के भी ध्वंस के बाद हुआ। तो ये 3 बार हुआ, लेकिन हर बार उनको फिर से अपने को कामकाज संभालने की इजाजत भी मिली। पटेल साहब के समय पहली बार हुआ था, तो पटेल साहब के समय ही उसको 1948 आते आते मिल गई कि भाई हाँ ठीक है, आपने जो कहा है ठीक है, हम मानते हैं। 1 साल सवा साल में हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो बेसिक सवाल जो कुछ आरएसएस को लेकर थे उन पर बात नहीं हो पाई। ये मैं नहीं जानता इसके पीछे क्या कारण है। ये भी जो जिन लोगों ने आरएसएस पर कई किताबें लिखी हैं उन्होंने भी बहुत इस पर ज्यादा तवज्जो इसको नहीं दी है। हालांकि आरएसएस पर अच्छी किताबें लिखी गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है हाल के वर्षों में। तो प्रियांक ने जो सवाल किया है खड़गे ने, मैं समझता हूं कि वो गैरवाजिब तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है किसी भी कोण से, न तो संवैधानिक स्तर पर, न तो कानूनी स्तर पर, और न ही राजनीतिक स्तर पर। अब उन पर जो सवाल लोग उठा रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया, नाम नहीं लिया आपने, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं बीजेपी के, उन्होंने किया कि आप दलित होकर ऐसा सवाल क्यों उठा रहे हैं, और पता चला कि वो स्वयं दलित कम्युनिटी से आते हैं। जिन महाशय ने सवाल उठाया है वो स्वयं भी बीजेपी के दलित सांसद हैं, कई बार के, और इसके पहले वो कैबिनेट मंत्री भी थे, और उसके भी पहले वो रामकृष्ण हेगड़े की पार्टी में थे, उसके भी पहले वो जनता पार्टी में थे। तो उनका बहुत लंबा करियर है, बहुत समझदार नेता है। और मजे की बात है कि कुछ ही साल पहले मैंने उनका एक बयान देखा, मुझे याद नहीं आ रहा है किस अखबार में देखा, मैं चेक कर रहा था, उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो उन्होंने स्वयं ही कहा था बीजेपी के सांसद रहते हुए भी कि बीजेपी में दलित आदिवासी जो है वो एक स्तर तक ही जा पाता है, इसके आगे नहीं जाता। ये शिकायत कर रहे हैं वो बीजेपी में कि बीजेपी में जो दलित लोग जाते हैं उन लोगों को एक हद तक जाने दिया जाता है, लेकिन बहुत आगे नहीं जाने दिया जाता है। ये स्वयं वो शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कही, क्यों कही कि प्रियांक खड़गे ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, दलित को ये नहीं उठाना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि ये चेतावनी उनको दे रहे हैं या आगाह कर रहे हैं या उनको समझा रहे हैं, क्योंकि तीनों मुद्रा इसमें दिखाई देती है बात करने की। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि कोई टिक नहीं पाता है आरएसएस के सामने, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो ये तो बात सही कह रहे हैं, ये वो बात सही कह रहे हैं, मैं भी मानता हूं। देखिए आरएसएस कांग्रेस रिजीम में भी इतना ताकतवर संगठन था, इतना ताकतवर संगठन था कि जो वो चाहता था कर लेता था, करवा लेता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जितने मामलों में आरएसएस का नाम आया, आरएसएस को कभी उसमें किसी भी तरह का बड़े दंड का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ अस्थायी किस्म की जरूर उसको कठिनाइयां आई, लेकिन उन कठिनाइयों का उसने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से और बहुत तरीके से समाधान निकाल लिया। तो असल तो बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, ये भारतीय राजनीति का, भारतीय समाज का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, अगर कॉन्टेक्स्ट आरएसएस को रखा जाए तो। क्या वो ताकत है, क्या वो शक्ति है, एक ऐसा संगठन जिसका जो सबसे सर्वोच्च जो सदन है, सबसे बड़ा जो उसकी बड़ी जो कमेटी है, सर्वाधिकार कमेटी, जिसमें सिर्फ एक ही वर्ण, एक ही तरह के लोग केवल रहते हैं, उसमें आम लोगों को जाने की बंदिश है एक तरह से।
अभी तक कोई दलित आदिवासी ओबीसी उसमें नहीं गया है। माइनॉरिटी कम्युनिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, दलित आदिवासी ओबीसी भी नहीं गया है, जिसकी हिंदू धर्मावलंबियों में संख्या 80% मानी जाती है। 80%, और 80% आबादी का उसमें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है उसके टॉप पोस्ट पे। नेशनल एग्जीक्यूटिव कह लीजिए, पोलिट ब्यूरो कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए। और जो चीफ उसका बनता है वह तो निश्चित रूप से एक एक्सेप्शन के अलावा सभी एक ही जाति के बने हैं। केवल एक एक्सेप्शन है, रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया। तो ये अद्भुत संगठन है, इसका सब कुछ उजागर है लेकिन सब कुछ ढका रहता है। समाज में सब कुछ उजागर है, राजनीति में सब कुछ ढका रहता है। ये क्यों ऐसा है? इस पर कम काम हुआ है भारत के एकेडमिक्स में, और पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं या पॉलिटिकल इश्यूज पर जो लिखने वाले लोग हैं, इस पर पता नहीं क्यों इसको टच नहीं किया जाता है। उर्मिलेश, जब आप ये बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा था कि विचार, आरएसएस का जो विचार है उस सब को लेकर, तो जैसा आपने खुद कहा कि बहुत किताबें इसको लिखी गई हैं, इसको काउंटर भी किया गया है, इसका काउंटर नैरेटिव भी पेश किया गया है, लोगों ने इसको चैलेंज भी किया है। लेकिन जो बेसिक सवाल है कि भाई आप कौन हैं, आप इतनी बड़ी तादाद में आप जो हैं तो किस अम्ब्रेला के अंडर आप आते हैं, किस कोई आपका रजिस्ट्रेशन है, सरकार से आपको किस तरह का कोई एफिलिएशन है या क्या है आपके साथ, ये जो पैसे आपके पास आते हैं या आप 5 स्टार होटल की तरह जो आपने अपने ऑफिसेस बनाए हुए हैं, जिन गाड़ियों में आप घूमते हैं, ये सब कुछ आखिर कहाँ से आपके पास आता है। एक आप छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आप चलाते हैं तो उसका भी पूरा रजिस्ट्रेशन करना होता है। छोटी दुकान भी अगर आप खोलें, आप मदरसे और मस्जिद तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो खैर अब क्या ही हो रहा है वो सब हम देख रहे हैं हर रोज। तो ये सवाल आखिर क्यों नहीं पूछा गया अब तक, मेरी ये समझ से बाहर है। और अब जब प्रियांक खड़गे ने पूछा है तो ये कितना जरूरी हो जाता है, और क्या आपको लग रहा है कि आरएसएस इससे घिर गई है या फिर आरएसएस आपको लग रहा है इससे भी बचकर निकल जाएगी? क्योंकि बिल्कुल हेड ऑन ले रहे हैं प्रियांक खड़गे, कोई इनको क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो बहुत लॉजिकली वो उसका जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन और न भविष्यवक्ताओं की के विद्या में मेरा यकीन है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अतीत में जो कुछ हुआ है आरएसएस और शासक वर्गों के बीच में, उसकी अगर मैं एक उसको सामने रखूं और उस आधार पर मैं कोई अगर भविष्यवाणी करने का एक कोशिश करूं, तो मैं मानता हूं कि इससे भी बच के निकल जाएगा आरएसएस। क्योंकि जब कांग्रेस की मेजॉरिटी वाली सरकारें थी तब भी उसका कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस की मेजॉरिटी वाली सरकारें, तो आज तो बीजेपी की मेजॉरिटी वाली सरकार है। आप कह लीजिए कि 240 सीट केवल है बीजेपी को, लेकिन मैं मानता हूं कि बीजेपी आज की तारीख में प्रचंड बहुमत की सरकार है उसके पास। जो पार्टी उसके साथ जाती है उसी की होकर रह जाती है, और जो पार्टियां नहीं है वो भी उनको तोड़ लेती है। तो आज की तारीख में बीजेपी की जो सरकार है वो बहुत ताकतवर है, शायद और भी ताकतवर होती जाएगी कुछ दिनों में, और एक आध पार्टियां टूटेंगी। तो मेरा ये कहना है कि सरकार उनकी है, आरएसएस उनका है, शासन की जितनी संस्थाएं हैं और संवैधानिक संस्थाएं से लेकर प्रशासनिक संस्थाएं, न्याय का जो तंत्र है, हम अगर सबकी बात करें, बड़ा सम्मान मैं करता हूं सबका, लेकिन सबकी अगर बात करें तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी आरएसएस के सामने जिससे कि कोई कठिनाई हो। तो ये जो सवाल उठाया है प्रियांक ने, खड़गे ने, वो राजनीतिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले इस तरह का सवाल कभी सीधे नहीं उठाया, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन जहां तक समाधान का प्रश्न है कि इसका क्या वाकई कुछ अर्थ निकलेगा, कोई समाधान होगा, क्योंकि शासन और प्रशासन में सब जगह जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि नहीं होगा, और एक राजनीतिक ये संघर्ष का मुद्दा बना रहेगा, राजनीतिक का विमर्श चलता रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे पर मुझे लगता है प्रियांक खड़गे के साथ हैं। और राहुल गांधी अतीत के जितने कांग्रेस के नेता रहे हैं, अगर जवाहरलाल नेहरू के बाद के नेताओं का दिया जाए, तो आरएसएस के कॉन्टेक्स्ट में वो सबसे ज्यादा साफ हैं, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, यानी नेहरू के बाद सबसे ज्यादा। बल्कि एक हद तक नेहरू को भी आरएसएस से उतनी कठिनाइयां नहीं आई थी जितनी स्वयं राहुल गांधी के लिए आई है। राहुल गांधी पर अटैकिंग है ज्यादा आरएसएस,
राहुल गांधी पर मुकदमेबाजी की गई है, राहुल को परेशान करने की कोशिश की गई है। नेहरू के समय आरएसएस की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उनको सीधे अटैक करते या उन पर मुकदमा करते, उनको जेल भिजवा देते या भिजवाने की कोशिश करते। मुकदमा तो कर ही दिया था राहुल गांधी पर, और उनकी सदस्यता भी चली गई थी, आप जानती हैं। आई मीन ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो नेहरू के समय वो स्थिति नहीं थी, लेकिन राहुल के समय ये स्थिति है और राहुल उसका जमकर मुकाबला कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हिस्ट्री में राहुल अपने ढंग के अनोखे कांग्रेस नेता हैं, जो आरएसएस जैसी बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं। और ये किसी ने इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी थी। नेहरू को भी जरूरत नहीं पड़ी थी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की, क्योंकि आरएसएस उस समय इतना मजबूत नहीं था जैसा वो आज है। तो और बाद के नेताओं ने आरएसएस के साथ समय समय पर कंप्रोमाइज किया कांग्रेस के। और मैं तो ये हमेशा कहता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा एक भाजपा रही है, या एक जनसंघ रहा है, या एक आरएसएस रहा है, उसका एक कोना रहा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस आजादी की लड़ाई के समय भी उसका जो टॉप लीडरशिप थी और जो उसका मुख्य आधार था, वो अपर मिडिल क्लास था, और नेतृत्व में सभी अपर कास्ट मिडिल क्लास के या अपर क्लास के लोग थे। इन लोगों में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कट्टर हिंदुवादी थे, कुछ कथित सनातनी थे। आजकल तो सनातन और हिंदू को एक बताया जा रहा है, लेकिन उस दौर में सनातनी का मतलब कट्टरपंथी हिंदू होता था। और इस पर राहुल सांकृत्यायन ने किताबें भी लिखी हैं। और आपको मैं बताऊं कि देश के बहुत बड़े इज्जतदार सम्मानित नेता आरएसएस और हिंदू महासभा के बहुत क्लोज थे। अब जैसे महात्मा गांधी के सबसे नजदीकी व्यक्ति जो थे कांग्रेस में, अगर नेहरू और पटेल के अलावा देखा जाए तो मदन मोहन मालवीय थे। इतने नजदीक थे कि जब 1932 में महात्मा गांधी ने पुणे पैक्ट पर साइन करने की बात आई, वो यरवड़ा जेल में थे, तो महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को कहा, उनके साथ 10-11 लोग उस समय मौजूद थे, काटजू साहब थे और सप्रू साहब थे, और न जाने कितने लोग बड़े बड़े नेता थे। लेकिन उन्होंने, गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को कहा था कि महात्मा गांधी की तरफ से तुम साइन करोगे, और पुणे पैक्ट पर एक तरफ अम्बेडकर ने साइन किया और दूसरे पेज पर श्रीमान मदन मोहन मालवीय ने किया महात्मा गांधी की तरफ से। तो वो मदन मोहन मालवीय इतने इंपॉर्टेंट नेता थे, लेकिन वो हिंदू महासभा के साथ थे। और यही नहीं, वो आरएसएस के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था। इतना सॉफ्ट कॉर्नर था कि जब बीएचयू बना तो उसके कुछ ही वर्ष बाद, बीएचयू तो बन गया था 1916-17 में, और 1925 में बना आरएसएस। तो 1925 में आरएसएस बनने के कुछ ही साल के बाद मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू में बकायदे आरएसएस के लिए एक स्ट्रक्चर मुहैया कराया, एक भवन मुहैया कराया, जिसमें आरएसएस के लोग अपना काम धाम करते थे। यानी एक तरह से उनका दफ्तर था बीएचयू के अंदर। वो कालूराम श्रीमाली जब बने थे वाइस चांसलर, आई थिंक इट वाज इमरजेंसी, तो उस समय उनको वहां से हटाया गया। तो वो भी देखा। और मैं मालवीय जी का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं। तो अनेक लोग ऐसे कांग्रेस में रहे जो आरएसएस और हिंदू महासभा के नजदीकी थे, और बाद के दिनों में वो चले भी गए। और आज भी आप देखती हैं कि अचानक राहुल गांधी के कितने दोस्त, कितने अच्छे नेता राहुल गांधी की टीम के, वो आज बीजेपी के साथ हैं। उसमें कुछ तो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, कुछ केंद्र में है। अब आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, मैं कितने नाम लूं, अनेक लोग ऐसे मैं बता सकता हूं जो बकायदे बीजेपी के साथ हैं। तो कांग्रेस में रहते हुए इन लोगों को अच्छा लगता था कि कांग्रेस आए पावर में तो हम थोड़ा एंजॉय करेंगे पावर को, लेकिन कमिटमेंट वो आइडियोलॉजिकल नहीं था जो राहुल गांधी के पास है, या राहुल गांधी जैसा लोग खोजते हैं। दक्षिण में वो स्थिति नहीं है। दक्षिण भारत में प्रियांक खड़गे खड़ा हो सकता है कोई, लेकिन उत्तर में प्रियांक खड़गे कहां खोजोगे भाई कांग्रेसी? कहां से खोजोगे तुम लोग? कहां से मिलेगा कोई प्रियांक खड़गे तुमको? क्योंकि कर्नाटक जैसी परिस्थितियां नहीं है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वहां नहीं है। तो असल लड़ाई हिंदी हार्टलैंड में है। अगर आप आइडियोलॉजिकल कोई बैटल चलाना चाहते हो, तो आप उस आइडियोलॉजिकल बैटल को यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड में जो चलाना है तुमको, तो कहां से खोजोगे प्रियांक खड़गे को, सिद्धारमैया को, शिव कुमार को, या अभी जो केरल में चीफ मिनिस्टर बने हैं, इस तरह के लोग कहां तुमको मिलेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए कांग्रेस जो है, मैं बार बार कहता हूं, बहुत कांग्रेसी नाराज होते हैं मुझसे, और नाराज हूं इसकी मुझे कोई फिक्र भी नहीं रहती, क्योंकि सच बोलना बहुत जरूरी है आज के दौर में। कि आज राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि पूरी तरह कांग्रेस भी उनके साथ नहीं है,
और वो अपने लायक कांग्रेस अभी तक बना नहीं सके हैं। दैट इज हिज डायलेमा एंड दैट इज हिज प्रॉब्लम। तो प्रियंक खड़गे जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात है, और ये राहुल गांधी की भविष्य की पार्टी अगर कांग्रेस बनती है तो उसके लिए एक रास्ता दिखाने वाली बात है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये सवाल भी आया तो कांग्रेस से ही, क्योंकि अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं उर्मिलेश जी कि नहीं, ये एक एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, ये सवाल उठता रहा है इंटेलिजेंसिया में, लेखकों के बीच, बुद्धिजीवियों के बीच लगातार ये लिखता रहा है। आम कॉमन कॉमन लोग उठाते रहे हैं कि भाई ये कैसा लेकिन एनजीओ जो पॉलिटिकल पार्टी ने किसी अब पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल की पार्टी में पहली जी बार इस तरह का शिद्दत के जी साथ आया, इतने इतनी जी ताकत के साथ। जी बिल्कुल, तो वो पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात कर रही थी, और ये भी बात कि अब हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि अब की जो लड़ाई है ये एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर साफ तौर पर लग रही है। अगर टीएमसी के सांसद जो दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों के वोट से जीत कर आए हों, एमपी एमएलए, और उनको पल भर भी ना लगे, वो एक महीना भी ना टिक पाए और वो एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी में शामिल हो जाएं, जिस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को वो चैलेंज करते थे, उसी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में जाकर वहां सत्ता की मलाई अब वो खाएं, तो ये सवाल तो ये जायज है कि हमने 2024 में भी देखा था कि राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस, क्रूनी कैपिटलिज्म, इन सबको डायरेक्ट उन्होंने हिट किया था, और उसके बाद 400 पार की बात करने वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई थी कि संविधान बदल देंगे अगर 400 पार हुआ। अब एक तरह का एक चर्निंग आरएसएस को लेकर क्या आपको लग रहा है ये जो उठाई गई है, क्या ये आने वाले जो इलेक्शंस हैं, उत्तर प्रदेश के हों, पंजाब के हों, क्योंकि दलित वहां पर बड़ी तादाद में है, क्या वहां पर इसका असर हो सकता है? जो एक बड़ा सवाल पैदा किया गया है, एटलीस्ट इट हैज कम इन द कॉन्वर्जेशन, एटलीस्ट आप और हम बैठकर इस पर दोबारा से बात कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार का तो मैं नहीं जानता, मुझे गुंजाइश ज्यादा नहीं दिखती वहां अभी भी, लेकिन पंजाब में इसका प्रभाव, इस तरह के विमर्श का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पंजाब में आरएसएस और बीजेपी की कोई बड़ी ताकत नहीं है, और सच पूछे तो हिंदुत्व की विचारधारा को पंजाब पसंद भी नहीं करता है। संजोग ऐसा है कि मैं 2 साल पंजाब में एक बड़े अखबार का ब्यूरो चीफ रहा हूँ हिंदी के, तो मैं 2 साल का मेरा अनुभव है पंजाब में हर जिले घूमने का, हर तहसील घूमने का, छोटा सा स्टेट है। तो पंजाब में हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है उसको कभी पसंद नहीं किया गया है। हाल के वर्षों में आरएसएस बीजेपी ने पंजाब में बहुत जबरदस्त काम किया है, बहुत क्या बोलते हैं उसको, रुपया पैसा या बहुत सारा आई मीन रिसोर्सेज भी पंप किए हैं उन्होंने, तो कुछ हद तक उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की है। लेकिन पंजाब का मिजाज आई मीन गुरु ग्रंथ साहब की वजह से और सिख गुरुओं की वजह से, उन महान लोगों की वजह से हिंदुत्व को एक्सेप्ट नहीं करता। हिंदुत्व की राजनीति को तो सिरे से वो खारिज करता है। इसलिए मेरा विश्वास है और मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास है वहाँ का, जो किसान है वहाँ का, जो मजदूर है वहाँ का, और जो अवाम है, आई मीन दलित हों चाहे अन्य लोग हों, वो आमतौर पे मुझे नहीं लगता कि वो शिफ्ट करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि मेरी जो जानकारी है कि कुछ एक हलकों में, कपूरथला से लेकर होशियारपुर और तमाम इस तरह के हलकों में, सिखों की कुछ कम्युनिटीज में आरएसएस ने काम हाल के दिनों में किया है। जो पंथिक एक ग्रुप जो बना है उसमें आरएसएस की इन्फिल्ट्रेशन है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी ताकत वो नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने लीडरशिप के क्वेश्चन को सही ढंग से उसका समाधान कर ले कि हु वुड बी योर आई मीन लीडर इन पंजाब, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई होगी, ये मुझे लगता है। जी, एक तो आखिरी सवाल मेरे आपसे कि ये जो फिलहाल जो हम सवाल देख रहे हैं आरएसएस को लेकर जो उठाया गया है, और उसके साथ-साथ जो राम मंदिर के चंदे का जो सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि राम मंदिर के चंदे से जुड़ा ये सवाल है जिस पर आरएसएस खामोश है, एसआईटी बना दी गई है, लेकिन उस तरह से कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, इन तमाम खबरों को दबाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। क्या ये एक तरह से आने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भारी पड़ सकता है? क्या ये जनता का मुद्दा बन सकता है? क्या लोगों को ये लग सकता है कि देखिए इसी बीजेपी के राज में, डबल इंजन की सरकार में जो राम राज की बात करते हैं उनके साथ, उन्हीं के रहते हुए क्या हो रहा है और उस पर आरएसएस खामोश है? देखिए, धर्मस्थलों पे इस तरह की जो घटना है वो कोई नई बात नहीं है। आई मीन खासकर जो इस तरह के धर्मस्थल हैं, वहाँ भारत में अनेक जगहों पर ऐसा देखा गया है। खासकर अगर साउथ को छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ में तो अनेक करप्शन के अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। केवल वित्तीय करप्शन नहीं, अदरवाइज भी हर तरह के व्यभिचार भी,
और वे विचारों को लेकर बहुत सारे मामले भी सामने आए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर सरकारी नियंत्रण में मंदिर के ट्रस्ट चलते हैं, जैसे दक्षिण में ज़्यादातर हैं, वहाँ कुछ एक मसले आए, जैसे तिरुपति में लड्डू का मामला आ गया कि लड्डू में जो तेल घी मिलाया जाता है उसकी कोई प्रॉब्लम। अदरवाइज़ वहाँ पर करप्शन के बड़े मामले कभी सामने नहीं आए, क्योंकि सरकारी नियंत्रण में होते हैं और हर अफ़सर को एक देखना पड़ता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जहाँ आप प्राइवेट सब कुछ है, एक ही के, और राम मंदिर अयोध्या तो वस्तुतः किसी एक धर्मावलंबी का है नहीं, कोई एक धर्म का नहीं है, तो एक राजनीतिक जो बाड़ा है धर्म के नाम पर, यानी धर्म के नाम पर एक बाड़ा बना दिया गया है राजनीतिक लोगों का। ये वो लोग ये मंदिर चला रहे हैं, उन्हीं लोगों का ये मंदिर है। तो ऐसी स्थिति में वहां तो ये अगर हुआ है तो ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, आश्चर्यजनक बिल्कुल ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो लैंड घोटाला की बात कर रहे हैं, और इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छी खबर छापी थी उसको लेकर कि कितनी जमीनें आसपास के इलाकों में खरीदी गई हैं और कैसे खरीदी गई हैं, किन लोगों द्वारा खरीदी गई हैं। तो हमारा ये कहना है कि इस तरह के इश्यूज पर हिंदी हार्टलैंड में कभी कोई राजनीतिक माहौल बनेगा तभी जब वहां के विपक्ष के राजनीतिक दल लोगों के बीच जाएंगे मुद्दों को लेकर और उनको मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि बीजेपी आरएसएस के पास भी बहुत बड़ी ताकत है इस इलाके में, विपक्ष के लोगों से ज्यादा बड़ी ताकत है, और वो इसको डाइवर्ट कर देंगे बहुत आसानी से। इतने सारे लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहे हैं, इतने सारे लोगों को बहुत सारे पैसे दिया जा रहा है हर चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले दिया जा रहा है। तो वो बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से ओबीसी कम्युनिटी जो है, आई मीन खासकर ओबीसी और दलित कम्युनिटी में भी इस वक्त बीजेपी का बहुत जबरदस्त असर है, क्योंकि एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इन हलकों में ठोस काम नहीं कर रही है। यहां तक कि जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है विपक्ष की, उसका भी कुछ एक कम्युनिटीज में तो काम है, लेकिन बृहत्तर देखा जाए अगर ओबीसी कम्युनिटी में तो काम नहीं है, बिखर गया है काम, जो एक जमाने में मुलायम सिंह यादव का के समय था। लेकिन आज उस तरह का सोशल अलायंस, समाजवादी पार्टी का अगर मैं नाम ले लूं सीधे सीधे, तो समाजवादी पार्टी के पास भी उतना ब्रॉडर सोशल अलायंस यूपी में नहीं दिखाई दे रहा है जो एक जमाने में हुआ करता था। तो ये फायदा भी बीजेपी को मिलेगा, आरएसएस को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इतनी आसान लड़ाई नहीं है, और आरएसएस बीजेपी, मैं बार बार कहता हूं कि आराम तलब नेताओं का झुंड नहीं है। बहुत सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर आते हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांव-गांव जाकर, कस्बे-कस्बे जाकर आप कल्पना कर सकते हैं कितने पुराण बांचे जा रहे हैं गांवों में, कितने प्रवचन किए कराए जा रहे हैं। आप अगर उसको देख लीजिए, मैं तो गांव में बीच में जाता आता रहता हूं अलग-अलग हलकों में और लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, कितनी सारी चीजें गांव में रोज हो रही हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल है वो बिल्कुल गायब है। राहुल गांधी तो साल भर में या 6 महीने में या 3 महीने में एक बार जा सकते हैं किसी एक शहर में, लेकिन ये काम तो राजनीतिक लोगों का है। राजनीतिक लोग कटे हुए हैं, राजनीतिक लोग नेताओं की परिक्रमा करते हैं ताकि टिकट सुरक्षित रहे, और गांव के स्तर पर, कस्बे के स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है इन दलों के पास, बहुत कम है। और जो हैं उनको सताया जा रहा है रूलिंग पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा, और उनके बचाव में लोग उतर नहीं पा रहे हैं। उनको वकील नहीं मिलते हैं, उनके साथ कुछ भी कर दिया जाता है, बुलडोजर गिरा दिया जाता है उनके घरों को। क्या हो रहा है आप देखिए। तो लोग जब तक ग्रास रूट लेवल पर नहीं जाएंगे, जैसे आजादी की लड़ाई के समय हुआ था कि लोग जमीनी स्तर पर गए, एक एक गांव में गए, एक एक कस्बे में गए, वो चीज नहीं दिखाई देती है। अब सोशल मीडिया है, मान लीजिए हम लोग, आपका प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब के और प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर बड़ी बड़ी बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल पर कहाँ है वो बड़ी बातें जहां इस तरह की डिस्कशन हो। तो केवल आप समझते हैं कि अगर आप एक कुछ हद तक और सीमित एक लिमिटेड रीच वाले प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ आप कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता जब तक कि कार्यकर्ता इन पार्टियों के जमीन पर नहीं जाएंगे। जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। और जब मैं भी ग्राउंड पर जाती हूँ और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाती हूँ, तो मैं पाती हूँ कि कैसे हर जगह, हर नुक्कड़ चौराहे, हर जगह पर आपको बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के जो समर्थक हैं या शाखाओं में जाने वाले लोग, वो तमाम आपको मिल जाते हैं। और वहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो शायद सोचती हैं कि इस तरह की मीटिंग्स, ये सब कुछ करके कुछ हासिल कर लेंगी, वो वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते। सारा मोबिलाइज़ेशन चुनाव से पहले और चुनाव के आस-पास होता है, और बीजेपी जो है वो 24/7 एक चुनावी मशीन है। लास्ट मेरा सवाल बहुत संक्षेप में उर्मिलेश जी, कि क्या आरएसएस के बाद, क्योंकि कर्नाटका में ये प्रॉमिस किया गया था
कि बजरंग दल पर भी बैन लगाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि बजरंग दल की गुंडागर्दी जो है, बजरंग दल एक ऐसा दल जिसको अनलीश कर दिया गया है मुसलमानों के ऊपर, हर गली नुक्कड़ चौराहे पर वो क्या कर रहे हैं, शायद जुल्म की इंतहाएं अब पार हो रही हैं हर जगह। तो क्या आपको लग रहा है कि अब इस तरफ नहीं सोचना चाहिए कि जो हिंदुत्ववादी संगठन है, हर दूसरे दिन एक नया हिंदुत्ववादी संगठन खड़ा हो जाता है, किसी भी 10 लोगों को इकट्ठा किया, कोई नाम दिया, गमछा डाला और कहीं पर भी शुरू हो गए किसी भी मुसलमान को सताने और परेशान करने के लिए। तो अगर आप आरएसएस की विचारधारा, उससे लड़ने की आप बात कर रहे हैं, आरएसएस की इस तमाम सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या साइमल्टेनियसली ये सवाल भी नहीं पूछे जाने चाहिए या इन पर इस तरह का बैन नहीं लगना चाहिए? देखिए, ये जितनी भी समस्याएं आप बता रही हैं, ये केवल टेक्निकल और कानूनी नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पे तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है मौजूदा रिजीम में। मौजूदा रिजीम में और मौजूदा जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनसे काम ये नहीं हो सकता जो आप कह रही हैं। तो ये काम कौन करेगा? आप कल्पना कीजिए किसी एक सरकार ने कुछ कर दिया ऐसा, तो वो कहां जाएगा? वो चैलेंज होगा, और जहां चैलेंज किया जाएगा वहां पर बिल्कुल विपरीत फैसले हो सकते हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसका समाधान क्या है? अल्टीमेटली देखिए, इसका समाधान जनता है, सिर्फ और सिर्फ जनता है। और उसमें भी आज की तारीख में जो इस तरह की शक्तियां जिनका जिक्र आपने किया, उनको रोकने की क्षमता अगर है, क्योंकि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के जिम्मे नहीं कर सकते। माइनॉरिटी कम्युनिटी के जिम्मे अगर आप करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के जिम्मे खास तौर पे करेंगे, तो समाज में और भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। कम्युनल एक पोलराइजेशन और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दी जाएगी। इसलिए आज की जरूरत सबसे बड़ी है कि कैसे दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी के बृहत्तर अलायंस को जोड़ा जाए इससे, और सिर्फ 80% वही आबादी जिसको वो हिंदू कहते हैं, वही इस तरह के उपद्रव को रोक सकती है, जो जन विरोधी है, जो मानव विरोधी है और जो देश विरोधी भी है। केवल वही कर सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी के पास बहुत तेज तर्रार अच्छे लोग नेता थे, वे सारे धराशायी हो गए और आज वो जा रहे हैं बीजेपी की तरफ। क्यों? क्योंकि उनके पास जो दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी है, उसमें कोई उनका काम नहीं था, और उन समुदायों के उनके पास नेता और कार्यकर्ता भी नहीं थे। सच्चाई ये है, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे कि इनकी कोई जरूरत है, वो मानते ही नहीं थे। एक जमाना था जब लेफ्टिस्टों ने और टीएमसी ने सबने माना कि पश्चिम बंगाल में जातियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वहां रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए ओबीसी को वहां 27% रिजर्वेशन नहीं मिला। दलितों के साथ भी बहुत अन्याय किया गया, और हालत यह है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, लफाजियां करते थे, वे लोग आज बीजेपी के साथ जा रहे हैं और ममता बनर्जी की पार्टी धराशायी हो रही है। दरअसल एक विचारहीन पार्टी का यही अंत है। वो अधिक से अधिक 20 या 25 या 30 साल चल सकती है। आप देखिएगा उत्तर भारत में भी कुछ पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी। हिंदी हार्टलैंड की बात मैं कर रहा हूं, अभी वक्त लगेगा। एक चुनाव, 1.5 चुनाव केवल रहेगा, अनेक पार्टियां होंगी जो विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन मेरा यह मानना है कि नई पार्टियां इमर्ज भी करेंगी। भारत में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म नहीं होने वाली हैं, नेशनल पार्टीज भी रहेंगी, क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी। जब तक लोकतंत्र का एक ढांचा मौजूद है, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टियां जो काम नहीं कर रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं और वो तमाम चर्ने हम अपनी आंखों के सामने होती हुई देख रहे हैं कि किस तरह से जो पार्टियां पहले टूट गई, उन पार्टियों को फिर और तोड़ा जा रहा है, यानी कि उनको खत्म किया जा रहा है। वो पार्टियां चाहे हिंदुत्व आइडियोलॉजी की हो, उनको भी, और जो लिबरल आइडियोलॉजी की थी, सेकुलर आइडियोलॉजी की थी, वो भी। अब ये देखना है कि कौन सा विचार है जो इस देश में जो पनपेगा, आगे बढ़ेगा। ये अभी बहुत बड़ी जो है वो चर्निंग चल रही है और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण भी है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।